बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। क्या फरिया के जरिए आपका शौकत से दोबारा राब्ता हुआ था? जी मोहब्बत तुम करो और बदनाम मैं हूँ। क्या किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया? कुछ लिंक कनेक्ट हो रहे हैं साहिबा। कार्ड पर पेमेंट हुई तो हमें बैंक से उस लड़की के घर का एड्रेस मिल सकता है। बहुत हल्का ले रहे हैं आप हमें। तो सिर्फ एक झलक ही देखी थी, फिर ये सारा वाक्या हो गया। अगर ऐसा था तो फिर उन दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? हाँ अम्मी, मैंने एंगेजमेंट का ड्रेस ले लिया है, बहुत अच्छा है। यहाँ किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया? गाड़ी कौन चला रहा था यार? मैंने गाड़ी का नंबर देख लिया। चलो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। लग रहा है यार ये बचेगा नहीं बेचारा। मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ और हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि हम पुलिस के चक्कर में पड़े। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। तुम चलो। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने कहा चलो। मकतूल की शनाख्त हुई? जी हाँ, उसकी शनाख्त हो गई है। नाम उसका शौकत अली है, उर्दू अदब का लेक्चरर था। और वो हैदराबाद भी रहता था। वहाँ की जॉब छोड़ के कराची में जॉब ढूंढ रहा था। अभी 2 हफ्ता पहले ही कराची आया। अच्छा, ये मैं रिपोर्ट देख रही थी, इसमें किसी सीसीटीवी कैम का जिक्र नहीं है। मैडम वहाँ पे कैमरे नहीं लगे, लेकिन लोगों का कहना है कि सफेद रंग की कार थी, जिसने टक्कर मारी और फौरन फरार हो गई। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया था? 1-2 ने बताया है कि वहाँ कोई लड़की थी जिसने ये हादसा होते देखा है। उस लड़की ने नंबर भी देखा है। वो लड़की पुलिस को बताना चाहती थी, लेकिन उसके साथी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कार में बिठा के ले गए। तो इस लड़की के बारे में कोई मजीद मालूमात मिली कि क्या वो उसी एरिया के किसी ऑफिस में काम करती थी या सिर्फ शॉपिंग करने आई थी? कुछ लोगों का कहना है कि किसी गारमेंट्स की दुकान से कुछ शॉपिंग करके निकली थी। अच्छा, तो फिर तो हमें उस शॉप से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मालूम कीजिए उस लड़की ने वहाँ पर अगर शॉपिंग की तो कैश पर पेमेंट की या अपने किसी कार्ड पर, क्योंकि अगर कार्ड पर पेमेंट हुई तो हमें बैंक से उस लड़की के घर का एड्रेस मिल सकता है। ठीक है मैडम, मैं खुद जाकर तफ्तीश करता हूँ, मालूमात करता हूँ। हो सकता है अल्लाह ताला कुछ सही रास्ता निकाल दे। जी हाँ, मैं उस लड़की को जानता हूँ। उसी दिन जो है हमारी दुकान के सामने एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे उनका हुलिया याद है अभी तक। तो एक्सीडेंट होते हुए जैसे उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर हम सब बाहर निकला। आपकी दुकान पे कैमरा वगैरह नहीं लगे? पुलिस स्टेशन गया था, उन्होंने कहा कि आयुष साहब को मालूमात हैं या आपको। आयुष साहब का बहुत इंतज़ार किया थाने में, फिर आपके पास चला आया। आपको कुछ पता चला कि मेरे भाई को किसने कुचल डाला है? जी, पुलिस तफ्तीश कर रही है और हमें कुछ लीड्स भी मिली हैं कि जाए हादसा पर एक ऐसा शख्स था जिसने उस मफरूर गाड़ी का नंबर भी नोट किया है और मफरूर ड्राइवर की शनाख्त भी कर सकता है। तो नया शॉप है, नई सेटअप है, तो अभी तो नहीं लगा। याद करके बताएं, उस दिन लड़की ने जो आपसे सामान लिया था उसकी पेमेंट कैश में की थी या कार्ड के थ्रू की थी? उन्होंने जो है ना कार्ड के थ्रू की थी। तो क्या उसकी रसीद भी मिल सकती है? जी हाँ, मिल जाएगी, ढूंढनी पड़ेगी सर। पुलिस बहुत जल्द पकड़ लेगी उस शख्स को जिसने ये हादसा किया। वैसे
बहुत अफसोस है हमें आपके भाई की वफात का। वैसे आप कराची में रहते हैं और शौकत कराची से बाहर रहते हैं? जी, भाई कुछ दिन पहले ही कराची आए थे। भाई क्या कर रहे हैं? लगता है सरप्राइज देना है, कॉल करके देखता हूँ। हेलो भाई, आप किधर हैं? किधर क्या मतलब? जाहिर सी बात है हैदराबाद में हूँ मैं। भाई, आप हैदराबाद में नहीं थे तो आपने झूठ क्यों बोला? और ये लड़की कौन थी? तुम नहीं जानते मैं किस अज़ियत से गुजर रहा हूँ। मैं इस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और इसी की वजह से कराची आया हूँ। मगर यह है कि उसे शादी के लिए मान ही नहीं रही। मगर मेरी भी जिद है, शादी करूँगा तो इससे करूँगा। इससे शादी किए बगैर चैन से नहीं बैठूँगा। मैं इसके घर रिश्ता पहुँचाने वाला हूँ। लेकिन भाई, आप इस तरह कराची चुप चुप कर क्यों आते हैं? मुझे बताया भी नहीं। खैर, मैं अम्मी को अभी फ़ोन करता हूँ। अरे अरे, किसी से कुछ मत कहना इस बारे में। तो वो लड़की कौन थी? जी, ये मेरे फबीहा काजिम नाम है इसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस लड़की के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस लड़की का इस एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको नायला बहन। इस रिश्ते से आपको एक बेटी मिल गई और हमें एक बेटा। वेलकम टू द फैमिली सलमान बेटा। सलमान बेटा, अब तो मुझे आंटी नहीं मम्मी कह सकते हो। मामू जान, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? फिर पुलिस क्यों आई है? मालूम नहीं, आप बाहर जाके तो पता करें। ठीक है, आप लोग बैठे, मैं देखता हूं। देखिए, आप मेरी बेटी पर दबाव ना डालें। और कुछ एहसास है आपको? देखिए, आपके तावन से हम उस एक्सीडेंट के मफरूर ड्राइवर को पकड़ सकते हैं। ये आपकी इखलाकी जिम्मेदारी, एक अच्छा शहरी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी कि आप खुद पुलिस को बता दी। इस तरह पुलिस का घर में आने पर सारे मेहमानों के सामने कितना अजीब इंप्रेशन पड़ रहा है। और तो और बाहर आप गेट से ही मेरी बेटी को पूछते हुए आ रहे हैं। ये क्या तरीका है? आपको अपनी खुशियों और इज्जत में उस फैमिली का एहसास है जिनके घर से जनाजा उठ रहा है। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता यही हादसा आपके खानदान के किसी फर्द के साथ होता तो आप पुलिस से क्या तवक्को करते? अंकल, आप रिलैक्स हो जाएं। सर, मेरी गलती थी। मैंने फरिया को पुलिस स्टेशन जाने से रोका था। फरिया, इट्स ओके। बता दो इन्हें क्या देखा था तुमने। वो वाइट कलर की कार थी, मुझे उसका मॉडल और मेक नहीं पता। अच्छा, खैर छोड़ें इस बात को। ये बताएं कि जाए हादसा पर आपने बताया था कि आपने गाड़ी का नंबर नोट किया। जरा याद करें और बताएं क्या नंबर था? 664 BGD या 466 था। मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा कुछ। ड्राइवर की शक्ल देखी थी आपने? मैंने उसकी सिर्फ एक झलक ही देखी थी। दुबला पतला काला सा था, चश्मा लगाए हुए था और गंजा भी था। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। वहाँ पे हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस ड्राइवर का हुलिया बताएं, वो आपके सामने उसका खाका बना दे। देखिए, ये अभी मुमकिन नहीं है। और वैसे भी आपने हमारे घर की तकरीब तो बर्बाद कर ही दी। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इस तरह जरर पहुंचाता है कि मौत वाक़ई हो जाती है जबकि उसकी नीयत जान लेने की नहीं थी, तो इस नौयत की हलाकत को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 321 के तहत कत्ल बिल सबब करार दिया गया है, जिसकी सजा दफा 322 के तहत दियत या 10 साल तक कैद बामुशक्कत है।
अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मैम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट है भाई? मैम थाने से आ रहा हूँ। फरिया ने जिन 2 गाड़ियों के नंबर बताए थे उनमें से एक ठीक था और एक गलत था। जो नंबर ठीक था उसकी रजिस्ट्रेशन चेक कराई है तो वो किसी खालिद बशीर के नाम पे आ रही है। अच्छा, और वो जो फरिया ने पुलिस को खाका बनवाया था, क्या खालिद बशीर की शक्ल उस खाके से मैच की? जी मैडम 100% मैच कर गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खालिद बशीर को आप और मैं दोनों जानते हैं। रियली? खालिद बशीर? कौन खालिद बशीर? वाह वकील साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बंदा ही मार दिया और मफरूर भी हो गया हैं? आप क्या समझे थे कि पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती हैं? अरे एक तो हमारी बीवी से ज्यादा चहीती कार आपने जब्त कर ली। अरे अच्छी तरह देख लें, खुद चेक कर लें आप, उस पर कहीं भी आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह के निशानात नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ स्क्रैचेस वगैरह गली के लौंडे लपाड़ों ने डाल दिए होंगे, और मेरा तो इस किस्से से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर है तो सबूत दें आप मुझे। सबूत तो अदालत में देना, समझे ना? हम सब पता कर लेंगे कि इतनी उजलत में डेंट आपने किस वर्कशॉप से निकलवाए। और ये चश्मा भी तुम्हारा उसी एक्सीडेंट में टूटा है ना? मैम वो हवास बाख्ता टूटे चश्मे वाले वकील साहब। वो खालिद बशीर? जी। शहरोज किस तरह बात कर रहे हैं उनके बारे में? सीनियर लॉयर हैं वो। तो बेचारे बहुत ही शरीफ से बुजुर्ग इंसान हैं। पुरानी सी गाड़ी है उनकी, वो तो तेज़ रफ्तारी भी नहीं करते, ना उनकी गाड़ी तेज़ चलती है। बल्कि उनको तो मैंने कितनी मरतबा कोर्ट तक लिफ्ट दी है। उनकी गाड़ी तो महीने में मेरे ख्याल में 25-26 दिन तो वर्कशॉप में खड़ी होती है। दरवाजे से ज़्यादा तो उनकी गाड़ी का बॉनेट खुलता है। वो इतनी तेज़ रफ्तारी में एक्सीडेंट कर सकते हैं? वेरी स्ट्रेंज। मैडम आपने तो बहुत दफ़ा उनको लिफ्ट दी है, लेकिन मैंने कोर्ट के बाहर उनकी गाड़ी को काफ़ी दफ़ा धक्का लगाया है। मैडम हैरत मुझे भी हुई थी, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि उस दिन उनकी गाड़ी कोई और चला रहा था? अभी तो तुमने कहा है कि फरिया ने जो खाका बनवाया था पुलिस के सामने, खालिद बशीर की उस खाके से शक्ल मैच कर गई है। बहरहाल इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि खालिद साहब एक वकील भी हैं और बड़े जिम्मेदार शहरी भी हैं। अगर उनसे गलती से एक्सीडेंट हो भी गया था तो वो इस तरह जाए हादसा से भाग नहीं जाते। अरे ये क्या आप हमारी ऐनक के पीछे पड़ गए हैं? ये इतनी मुबारक ऐनक है, खानदानी ऐनक है हमारी। आज तक हम इस ऐनक को पहनकर कोई केस हारे नहीं है। गवाह ने आपकी कार का रंग भी देख लिया है, नंबर भी नोट कर लिया है और आपका हुलिया भी सारा बता दिया है। अब बताओ, अब किस तरह बचोगे आप? ये बाबा आदम के जमाने के तुम लगाते हो ना ऐनक, हट्टा कट्टा तुम्हें आदमी नजर नहीं आया, जवान आदमी को टक्कर मार दी तुमने। अब इस ऐनक का नाक पे रखने का फायदा है क्या जो तुम्हें नजर कुछ नहीं आता है? हाँ हाँ, हादसे के वक्त हम वहीं पर थे, एक्सीडेंट हमारे सामने ही हुआ है। ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन हमारी कार का नंबर मफरूर कार के तौर पर देकर हमारे खानदानी वकार, इज्जत और शोहरत से दुश्मनी निकाल रहा है। देखो, तुमने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि जाए हादसे पे तुम मौजूद थे, गाड़ी तुम्हारी थी। अब तो तुम अपनी जबान से नहीं फिर सकते ना। वो आप यही कहना चाहते हैं कि हादसा भी हमारे सामने हुआ, एम्बुलेंस को भी हमने ही बुलवाया हैं? अरे बहुत हल्का ले रहे हैं आप हमें। आप हमें जानते नहीं हैं, हमारी खानदानी हिस्ट्री आपको पता नहीं है। बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी तकरीर। तुम्हारी बातें सुन के तो हमारे कान पक गए। इसको लाकर में डालो यार। अरे हल्का ले रहे हैं आप हमें। आपको पता नहीं है कि हमारे कनेक्शन किस किस जगह पर हैं। पूरे 4 महीने हो गए जॉब छोड़े हुए। आप ही के कहने पे छोड़ी थी। आप तो घर में बोर हो गई हैं। हाँ हाँ, जैसे पूरा कॉलेज तो तुम ही चला रही थी। सब्स्टिट्यूट टीचर की जॉब थी, वो भी टेम्परेरी। मैं ना कहता तो वैसे भी ख़त्म हो जाती तुम्हारी जॉब। मेरी कंपनी आपकी कंपनी है और आप कंपनी की मालकिन हैं। यहाँ ऑफिस संभाले हैं और मेरी हेल्प करो यार। अच्छा, वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए रिसेप्शनिस्ट और प्यून्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी। मैंने कहा था उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लो। जी देखिए मैंने एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस देखकर मैं डिप्रेस हो गई हूँ यार।
लोगों ने सीवी के साथ अपने कॉलिंग लेटर में फाइनेंशियल अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स लिखकर भेजी हैं और ग्रेजुएट पियून की जॉब करने के लिए राजी हो गए। अरे बाबा, इमोशनल होने की इसमें क्या जरूरत है? मेरिट पर शॉर्टलिस्ट करो। मैंने मेरिट पर शॉर्टलिस्ट कर लिया है और आपकी सेक्रेटरी को नंबर्स भी दे दिए, चेक कर लीजिएगा। ज़ैनब, आप तुम जल्दी से यहाँ बैठो। मैं हाँ, आराम से बैठो। मैं अभी फरिया को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है वो। फरिया का नंबर भी नहीं लग रहा। मैं सलमान को कॉल करता हूँ अभी। तुम्हारे पापा की कॉल? पापा की कॉल की? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा ये बताओ कि फरिया तुम्हारे साथ है? उसका फोन नहीं मिल रहा। जी जी मेरे साथ है। अरे बेटा, सीधे घर की खिड़की से पत्थर पे लिपटा रुक्का फेंक दिया है, जो कि जाके ज़ैनब के सर पर लगा है और वो शदीद जख्मी भी हो गई है और घर से कुछ जेवरात भी चोरी हो गए। बेटा तुम ऐसा करो कि फरिया को लेकर जल्दी से घर पर आ जाओ। अच्छा अंकल, आप घबराएं नहीं। फरिया और मैं बस अभी थोड़ी देर में आपके पास आ रहे हैं। जी बेटा, शाबाश। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मा जख्मी हो गई हैं। क्या? मम्मा जख्मी? प्लीज जल्दी घर चले ना। अभी फरिया आ जाती है, मैंने सलमान को कॉल कर दिया है, फिक्र नहीं करो। 2015 में जनवरी से सितंबर तक मुल्क भर में कत्ल की 3,484 वारदातें रजिस्टर हुई। उनमें 188 मुकदमात मनसूख हुए, 2,330 केसों के चालान काटे गए। कत्ल के 134 मुकदमात की तफ्तीश अधूरी रही, जबकि 832 केसों की तफ्तीश जारी है। मैडम, जो पत्थर में बांधकर रुक्का फरिया के घर फेंका था, उसमें क्या लिखा है? धमकी लिखी हुई है उस रुक्के में कि पुलिस को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देना तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो बच जाऊंगा लेकिन तुम्हारी बेटी फरिया को नहीं छोड़ूंगा। और पुलिस अभी तक मेरा ख्याल में खालिद बशीर पर ही शक कर रही है। मैडम, मेरी इंस्पेक्टर साहब से अच्छी खासी बहस हुई इस टॉपिक पे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात प्रूफ हो गई कि जाए हादसा पे बशीर साहब गाड़ी नहीं चला रहे थे, किसी दुकान में फोटोकॉपी करवा रहे थे और उन्होंने एम्बुलेंस बुलाने में लोगों की मदद भी की। तो अब तक उन पे शक क्यों किया जा रहा है? हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। और इस रुक्के से 2-3 सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फरिया ने सिर्फ खालिद बशीर के बारे में ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। इस रुक्के में लिखा है कि मेरे बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना तुम लोगों को महंगा पड़ेगा। क्या पुलिस ने फरिया का बतौर विटनेस नाम खुफिया नहीं रखा, किसी को बता दिया? दूसरी बात यह है कि खालिद बशीर को जितना हम लोग जानते हैं, कोर्ट में बार में मुलाकात होती है, बहुत ही शरीफ इंसान है। इस किस्म की गुंडागर्दी तो वो नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम क्लियर हो रहा हो, उसके बाद आप क्यों इस किस्म के धमकी आमेज मैसेजेस भेजेंगे उस ख़ानदान को? और फिर सिर्फ मैसेज ही नहीं भेजा, उस घर में चोरी भी हुई। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज हैं और मुझे तो अब ये खदशा हो रहा है कि ये हादसे की वारदात नहीं थी बल्कि कत्ले अमद है और पुलिस को इसी जाविये से फोकस करना चाहिए। आयो साहब से कहो कि मकतूल शौकत का सेलफोन डाटा निकलवाएं और मकतूल शौकत का बैकग्राउंड चेक भी करवाएं। ठीक है, नहीं करते। आमना साहबा ने कहा है फरिया और उसके मंगेतर का बैकग्राउंड मालूम करो। ये दोनों जाए हादसा पर मौजूद थे और ड्राइवर जो मफरूर हुआ है उसकी भी डिटेल गलत दी है फरिया ने। सेल फोन रिकॉर्ड निकलवाओ, मकतूल शौकत का, फरिया का और इसके मंगेतर सलमान। सर मैं मालूम करवाता हूँ। सर वो फरिया साहबा के घर से जो फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं जेवर चोरी केस में, सर वो तमाम फिंगरप्रिंट्स घर वालों के ही हैं, बाहर के किसी बंदे के नहीं। तो ये जेवर चोरी वाला मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। सर घर पर पत्थर फेंकने वाली कहानी सही है, जिसकी वजह से ज़ैनब के माथे पर 4 टांके भी लगे हैं। सर हमने तफ्तीश भी की है,
और जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको आगाह करता हूँ। ठीक है, तो वैसे करो पूरी फैमिली का फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ और मुझे बताओ। सर मैं बहुत जल्द आपको डिटेल निकलवा के अपडेट करता हूँ। ठीक है। देखो अरुण, तुम्हें फरीहा मैडम ने सेलेक्ट किया है। हालांकि और भी बहुत से कैंडिडेट्स थे और इन्हीं की सिफारिश पर मैं तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपये ज़्यादा रख रहा हूँ उस अमाउंट से जो तुम्हें ऑफ़र की गई थी। आई होप कि तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। हाँ अरुण, एप्लीकेशन के साथ तुम्हारा कवरिंग लेटर देखा, कितने फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तुम्हारे, सोचा डिजर्विंग हो हेल्प कर दूं। आई होप तुम्हारे मसाइल अब हल हो जाएंगे और अब तुम सिर्फ जॉब पर ही फोकस करोगे। मैम मैं आपको क्या बताऊं, पुराने मसले हल होते नहीं कि नए शुरू हो जाते हैं। खैर आपने मुझे जॉब दे के बहुत बड़ा एहसान किया, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। ठीक है, आप अपना काम देखो। थैंक यू। फरिया, मुझे तो यह हारून बहुत मशकूक सा इंसान लगता है। तुमने पता नहीं से क्यों सिलेक्ट कर लिया। तुम्हें तो हर गरीब इंसान ही मशकूक लगता है। अच्छा तुम्हें एक बात बतानी थी, हमारे वेडिंग कार्ड प्रिंट होकर आ गए हैं। अब सिर्फ 28 दिन रह गए हमारी शादी को। मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। तो फिर इस खुशी में कॉफ़ी हो जाए? बिरयानी। अच्छा। कुछ लिंक कनेक्ट हो रहे हैं आमना साहिबा। हैदराबाद के जिस कॉलेज में मकतूल पढ़ाया करते थे वहाँ कुछ लोगों से मालूमात की हैं। एक नई यंग टीचर आई थी, सारा याकूब। सारा भी बहुत आज़िर जवाब थी। हम स्टाफ रूम में अक्सर इनकी नोक-झोंक से बहुत महसूस होते थे। सारे स्टाफ रूम का माहौल ख़राब कर दिया था सारा याकूब ने। बहुत ही लीचड़ किस्म की शायरी करती थी और इसकी सहेलियाँ भी उतनी ही चीप थी। शुक्र साहब उसमें इंटरेस्टेड हो गए थे, बहुत अशार और गज़लें लिखा करते थे सारा के लिए। पता नहीं मर्दों को हम जैसी शरीफ औरतें पसंद क्यों नहीं आती, चुड़ैलों के ही पीछे भागते हैं हमेशा। हमें तो कह गया था अपने छोटे भाई रहमत के पास जा रहा हूँ, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि वो सारा को ही ढूंढने जा रहा है। सारा ने शौकत से किया और फिर अचानक हैदराबाद से कराची चली गई और वहाँ जाकर शादी किसी और से करी। दोनों सहेलियां आगे पीछे कराची शिफ्ट हो गई, सारा और फरिया। शुक्र है कॉलेज का माहौल साफ हो गया। बस फिर बहुत उदास रहने लगा था हमारा दोस्त, सारा दिन स्टाफ रूम में बैठा रहता और फिर अचानक रेजिग्नेशन दे दी। तो फरिया उस कॉलेज में जॉब करती थी? उसी कॉलेज के एम्प्लॉय रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि फरिया वहाँ पे आर्जी तौर पर जॉब करती थी और जॉब छोड़कर चली गई थी। और उससे 2 माह पहले सारा भी जॉब छोड़कर चली गई। तो फरिया एक्सीडेंट में हलाक होने वाले शौकत साहब को जानती थी, तो फिर ये बात उसने पुलिस को क्यों नहीं बताई? आपके ख्याल में क्या बात छुपा रही होगी वो? और ये जो दूसरी लड़की है सारा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? ये कहाँ है अब? जी हाँ, जब कॉलेज को रिकॉर्ड मेरे सामने आया तो मैंने उसमें सारा की तस्वीर देखी। एकदम चौंक गया कि इसको तो मैंने कहीं देखा है। वो तस्वीर मैंने रिकॉर्ड के साथ आपके पास भेजी है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लड़कियां इस वारदात में मुलव्विस हैं। और वैसे भी मकतूल शौकत का भाई रहमत मुझसे मिला था तो वो बता रहा था कि शौकत किसी लड़की में इंटरेस्टेड था और उससे शादी करना चाह रहा था, बल्कि हादसे के रोज भी शौकत ने उस लड़की से मिलना था। ये सारा है तो शादीशुदा, लेकिन तमाम अफराद का फोन रिकॉर्ड निकालेंगे तो सारी कहानी सामने आ जाएगी। अच्छा, आप इस सारा को तो जरा ढूंढें, ये कहाँ रहती है और इससे मेरी मुलाकात करवा दें। ठीक है मैडम, मैं उसे थाने बुलवा लेता हूँ। ठीक। जब किसी जुर्म में एक से ज्यादा अफराद शरीक हों तो उन सब पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 34 का इतलाक होगा और उन सब को जुर्म में मसावी तौर पर शरीक समझा जाएगा, जबकि दफा 109 के तहत शरीक के जुर्म की सजा भी वही होगी जो जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को मिलेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आज थाने से कॉल आई थी और वो लोग मुझे बुला रहे हैं। मुझे तो लगता है कॉलेज के सारे स्कैंडल्स की उन्हें खबर हो गई है। उनके पास कोई सबूत तो नहीं है ना कि तुम्हारा कोई अफेयर था? और वैसे भी तुम्हारा शौहर तुम पर बहुत भरोसा करता है। देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम दबाव में मत आना और ज़रूरत से ज़्यादा कोई तफसील भी मत देना। ओके। हेलो
क्या हो गया यार? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। देखो सच सच बताओ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ना? मुझे तुमसे मिलना है। और हाँ, प्लीज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं और इस जहन्नम में नहीं रह सकता यार। मैडम, इस CDR से तो कहीं जाहिर नहीं होता कि फरीहा, सारा और सलमान का मकतूल शौकत से कोई रब्ता था। हाँ, लेकिन ये तुम 5 महीने पहले का डेटा देखो। ये 5 महीने पहले इस नंबर पर कितनी मर्तबा बात की गई है, और फिर 5 महीने के बाद ये देखो इस नंबर से कॉल्स आना बंद हो गई। और फिर वारदात से 2-3 रोज पहले ये नंबर फिर आपको दिखाई देता है कॉल्स में, और बल्कि वारदात वाले रोज भी इस नंबर से कॉल हुई है। और पुलिस ने जब इस नंबर को चेक किया है तो नंबर बंद जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता शौकत साहब कराची कब आए थे। मैंने तो जब से कॉलेज की नौकरी छोड़ी है मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था, इवन अपने किसी भी कॉलेज के कुलीग से। अच्छा, हमारी मालूमात के मुताबिक तो आप उनका मोहतरमा दिल तोड़कर आई थी, और वो आपको ही ढूंढते ढूंढते कराची तक पहुंचा है। क्या फरिया के जरिए आपका शौकत से दोबारा राब्ता हुआ था? कहाँ मिलने का प्लान था आप दोनों को? सही तरह बताओ। आपने जो कुछ भी सुना उसमें कोई सच्चाई नहीं है। शौकत साहब मुझ में नहीं, फरिया में इंटरेस्टेड थे। फरिया ने खुद मुझे एक दिन बताया था। देखो, मैं कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं खाला के घर रहने के लिए आई हुई हूँ, टेम्परेरी जॉब कर रही हूँ। 5-6 महीने बाद वापस कराची चली जाऊँगी। तो तुम मना कर दो ना शौकत साहब से कि तुमसे बात ना किया करें। नहीं, कराची जाकर खाला से कहूँगी कि वो अब्बू से बात करें शौकत से मेरे रिश्ते के लिए। लेकिन अगर अब्बू को पता चल गया कि कॉलेज में कोई ऐसी वैसी सिचुएशन है तो वो कभी राज़ी नहीं होंगे। तुम टैकल कर लो ना सिचुएशन, इतनी बोल्ड तो हो तुम। अच्छा जी, मोहब्बत तुम करो और बदनाम मैं हूँ। क्या आजमाइश डाली है दोस्ती में तुमने? तो फिर दोस्त किस लिए हो? तो आपके कहने के मुताबिक शौकत साहब इनडायरेक्टली आपके जरिए फरिया से इज़हार मोहब्बत करते थे। मोहतरमा, अगर ऐसा था तो फिर उन दोनों की शादी क्यों नहीं? मुझे क्या पता, मेरी तो शादी हो गई है। फरिया से कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा मेरा। मेरे जाने के बाद वो दोनों कैसे बात करते थे या कैसे मिलते थे मुझे इस बात का इल्म नहीं है। वो तो अचानक कुछ दिन पहले मेरी उससे एक होटल में मुलाकात हुई। उसने मुझे सलमान से इंट्रोड्यूस करवाया और अपनी एंगेजमेंट में आने के लिए इन्वाइट किया, और फिर ये सारा वाक़या हो गया। जितना सदमा मुझे शौकत साहब की मौत का है उतना ही फरिया को है। देखिए वकील साहब, मेरी बेटी ने जो देखा वही बयान दिया है उसने, और आप मुझे यहाँ पर धमकियां देने के लिए आए हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हाँ, जिसे चाहे फोन कीजिए। अरे हम भी हतक इज्जत का ऐसा दावा करेंगे आप पर, वो भी पूरे 25 करोड़ का। अरे कासा लेकर सड़कों पे घूमते फिरेंगे आप और आपकी बेटी झूठी गवाही के इल्जाम में सीधे जेल जाएंगे। वकील साहब, ये सब तो आप जब करेंगे ना जब आप यहाँ से वापस जाएंगे। अरे मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और सब पता जाएगा आपको। अरे हम वकील हैं और कानून आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अरे हमारी तफ्तीश के मुताबिक मरने वाले शख्स का ताल्लुक उसी कॉलेज से था जिसमें आपकी बेटी लेक्चरर थी, और हम ये बात अदालत में साबित करेंगे कि ये कत्ल आपके दामाद ने किया है, वो भी गैरत में आके। समझे आप? ठीक है, कर दीजिएगा आप अदालत में साबित। चलिए जाइए आप। अरे क्या हल्का वकील समझ रहे हैं आप हमें? अरे ये जो फूलन देवी आज तक जेल में सड़ रही है ना, हमारे ससुर की वजह से। अरे आपकी बेटी भी वैसे फूलन देवी से कम नहीं है। वकील साहब, अरे क्या कर रहे हैं? संभाल कर बात कीजिए। आप रुकिए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। छोड़िए हमें। अरे हम क्या रहे? छोड़िए हमें। अरे छोड़िए। मैडम, आपने शौकत साहब के CDR पे नंबर मार्क किया था। इस नंबर को जब ट्रेस करवाया तो पता चला कि ये दूसरा नंबर भी शौकत साहब के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। तो शौकत ने 2 सिम्स अपने नाम पर निकलवाई हुई थी जी। एक सिम वो खुद यूज कर रहा था और दूसरी सिम किसी और के जेर इस्तेमाल। इस दूसरे नंबर का CDR निकलवाया है? जी मैडम, ये रहा। और हादसे के रोज इस सिम से इस नंबर पर कॉल की गई। आयो साहब ने बताया ये नंबर किसका है? जी मैडम, इंस्पेक्टर साहब ने बताया ये कि फरिया के मंगेतर सलमान के एक मुलाजिम का नंबर है।
मारा तूने उसे? फरिया के घर तूने रुक्के में पत्थर रख के फेंका था ना उसके घर पे। तो जब सारा कॉलेज छोड़कर चली गई थी, शौकत ने तुम्हें एक सेल फोन और सिम दिलवा कर दी थी ना, ताकि तुम लोग छुप छुप कर बात कर सको। देखो, चुप रहकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारा साथी भी पकड़ा गया है और तुम्हारे तमाम झूठ भी पकड़े गए। अब सीधी तरह से बताओ, शौकत को कत्ल क्यों करवाया? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तो शौकत बेचारा पसंद करता था तुम्हें, मोहब्बत करता था, शादी तक करना चाहता था, तुमने उसे कत्ल करवा दिया। क्यों? वो मोहब्बत नहीं थी, वो पागलपन था। जब मैं कराची वापस आई तो अब्बू ने अपने मरहूम दोस्त के बेटे सलमान से मेरा रिश्ता तय कर दिया। घर वालों के आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी मेरी। तभी मैंने शौकत को कॉल करके समझाया, हमारी शादी नहीं हो सकती, भूल जाओ मुझे, बहुत देर हो चुकी है, मेरी बात पक्की कर दी गई है। तुमने धोखा दिया है मुझे। सलमान ज्यादा पैसे वाला है, इसीलिए तुम उससे शादी कर रही हो ना? बड़ी खुदगर्ज और लालची हो तुमने मेरी वफा की कदर नहीं की। मुझे पैसों से कोई गर्ज नहीं है, तुम मेरी सिचुएशन तो समझो। भागकर शादी कर लो मुझसे। नहीं, मैं अपने वालिदैन को किसी किस्म की तकलीफ नहीं दे सकती। ये तो नहीं हो सकता कि तुम सब लोग खुश रहो और मैं कर पाऊं। तुम्हारी तमाम वीडियो टॉक सेफ है मेरे पास। देखता हूँ वो तुम्हारा रूप देखने के बाद तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा मंगेतर तुम्हें कबूल करता है कि नहीं? हाँ, तो ये तो 5 महीने पुरानी बात है। शौकत ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था तुम्हारा, और तुम्हारी तो सलमान से बात भी पक्की हो गई थी। फिर क्या जवाब था कत्ल करवाने? बोल, कितने पैसे मिले इस काम के तुझे? और वो जेवर कहाँ है? हैं? बता। जी, पत्थर में रुक्का लिपटा के मैंने ही फेंका था, और फरिया ने मुझे करने के लिए कहा था ताकि सारा शक वकील के ऊपर जाए। और जहाँ तक बात है जेवरात की, तो वो जेवर मुझे फरिया ने दिए थे। साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, उसने मुझे जॉब की भी लालच दी थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी लालच में आ गया, उससे गलती हो गई था। और क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? मैंने सिम निकाल ली थी, उसके पास मेरा एड्रेस नहीं था, लेकिन 5 महीने बाद उसने कराची में मुझे ढूंढ निकाला। एक दिन मैं घर से बाहर निकली तो वो घर के बाहर खड़ा मेरा वेट कर रहा था। मैं डर गई और घबरा कर घर के अंदर चली गई। फिर मैंने अपनी पुरानी सिम लगाई और उसे कॉल की, उसकी मिन्नतें की और उससे टाइम मांगा। मैंने उससे 1-2 मरतबा मुलाकात भी की ताकि उसे समझा सकूं, लेकिन वो नहीं माना और अपनी बात पे अड़ा रहा और मुझे ब्लैकमेलिंग से लेकर मुंह पे तेजाब फेंकने की धमकियां तक देता रहा। तो फिर इसके बाद तुमने हारून को पैसों की लालच देकर उससे ये वारदात करवाई? क्या बहाना बनाकर शौकत को बुलवाया था वहां पर? मैंने उसे कहा कि गाड़ी लेके वहां पे पहुंच जाना, और शौकत की तस्वीर भी थी, और साथ साथ फरिया भी वहां पर मौजूद थी। हाँ अम्मी, मैंने एंगेजमेंट का ड्रेस ले लिया है। गरीब आदमी की जान ले ली तूने, नाजायज जान ले ली तूने एक आदमी की। ठीक है, चलो मेरे साथ मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवाओ। पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमान के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा फरिया ने अपने मुलाजिम हारून के जरिए लेक्चरर शौकत का कत्ल करवाया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम हारून को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302/34 के तहत सजाए मौत और मुल्जिमा फरिया को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है।
कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।